नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जो भारत के संविधान की इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ शुरू की थी, उसका जो भाग 2 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, यह जो सीरीज है आपकी अति संभावित प्रश्नों की, आपकी एसएससी जीडी की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआई की जो परीक्षा आपकी होने वाली इसी माह से, उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। इसका पहला भाग हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पहले भाग में हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया था भारत के संविधान से रिलेटेड, तथा भाग 2 में कुछ और हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं भारत के संविधान से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और पंचायती राज व्यवस्था जो है इसका संबंध किस अनुसूची से, आपको बताने की कौन से शेड्यूल में जो है पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया, आपको बताना है। तो पंचायती राज व्यवस्था, इसका संबंध आपका किस अनुसूची से है? तो 11वीं अनुसूची। आप ध्यान दीजिएगा, 11वीं जो अनुसूची है इसका संबंध हमारा किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो 11वीं अनुसूची है यह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो आप ध्यान दीजिएगा, 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 1992 का, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा जो 11वीं अनुसूची है इसमें कुल कितने विषय हैं और पंचायतों से रिलेटेड? तो टोटल 29 विषय हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। इसके अलावा ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 9वीं अनुसूची का संबंध आपका किससे है? तो आपकी जो 9वीं अनुसूची है यह किससे संबंधित है? तो यह जो है आपकी भूमि सुधारों से संबंधित है, आपकी 9वीं अनुसूची। इसके अलावा आपकी 10वीं अनुसूची जो है आपकी दल बदल कानून से संबंधित है, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है आपकी 10वीं अनुसूची। तो इसके बारे में आपको याद रखना था। जो 10वीं अनुसूची थी यह कब जोड़ी गई थी? तो 10वीं अनुसूची जो थी यह 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ी गई थी। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1985 का, इसी के तहत हमारे संविधान में जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तथा इसका संबंध किससे है? दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित आपकी 10वीं अनुसूची। इसके अलावा एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, और जो आपकी 9वीं अनुसूची था जो मैंने आपको बताया था भूमि सुधारों से रिलेटेड है, यह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम था 1951 का, आप ध्यान दीजिएगा, जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम था 1951 का, इसी के तहत जो 9वीं अनुसूची थी हमारे संविधान में जोड़ी गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इसके अलावा जो 5वीं अनुसूची है इसका संबंध किससे है? तो आपकी जो 5वीं अनुसूची है ये अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित है आपकी 5वीं अनुसूची। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ यानी कि यूनियन होगा? आपको बताना है उस अनुसूची का नाम। तो अनुच्छेद यहाँ में पूछा जा रहा है। तो आर्टिकल हमारा 1 क्या कहता है? हमारा जो अनुच्छेद 1 है यह कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्टिकल 1। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई? आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात जो है हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में कही गई है? तो आप ध्यान दीजिएगा, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद है 51, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह डीपीएसपी का आर्टिकल है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का आर्टिकल 51। इसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है। तो आप इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आपको बताना है कि किस अनुच्छेद यानी कि किस आर्टिकल के अंतर्गत जो हमारे राष्ट्रपति होते हुए अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस पारित कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को कौन से अनुच्छेद के तहत ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो आपका आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 123, यानी कि जो हमारा अनुच्छेद 123 है इसी के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकें। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका जो
बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है, आपको बताना है। तो विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है उच्चतम न्यायालय से, तो यह अधिकार दिया गया है भारत के राष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय ले सकते हैं, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही है। तथा यह किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है, तो आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 आपका क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, 143 आर्टिकल में क्या कहा गया है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति की बात कही गई है आर्टिकल 143 में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है, आपको बताना है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति की द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 155 के तहत। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 155। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया, आपको बताना है। तो कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल जो है आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल यहाँ पे आपका दिया गया है, यहाँ पे आर्टिकल आपका 315 होना चाहिए था। यहाँ पे आर्टिकल से भी थोड़े गलत दिए गए हैं। यहाँ पे आर्टिकल आपका 315 होना चाहिए था। आर्टिकल आपका जो 315 है यह प्रावधान करता है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल जो आपका 315 है यह संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है। तो आर्टिकल यहाँ पे आपका 315 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है। तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का जो अधिकार है किसको दिया गया है, तो हमारी संसद को, हमारी पार्लियामेंट को, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, संसद को। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था, आपको बताना है। तो 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था इसके अध्यक्ष कौन थे, तो 1953 में जो है 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, जिसमें से इसके अध्यक्ष थे फजल अली। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, फजल अली इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा 2 और व्यक्ति थे, के.एम. पडिक्कर, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। के.एम. पडिक्कर एक सदस्य और थे। इसके अलावा एक और थे, इनका नाम क्या था, तो दूसरे व्यक्ति का नाम था हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू। तो ये 3 व्यक्ति थे जो राज्य पुनर्गठन आयोग के मेंबर थे, सदस्य थे, जिनमें से फजल अली जो थे ये अध्यक्ष थे इस राज्य पुनर्गठन आयोग के। तो इन दोनों व्यक्तियों के सदस्यों के नाम भी आपको याद रखना है, के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है कब किया गया था, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है वर्ष 1953 में। तथा 1953 में भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था उसका नाम था आंध्र प्रदेश। इसे भी आप याद रखिएगा, भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया था 1953 ईस्वी में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पांडिचेरी जो है किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ था, आपको बताना है। तो पांडिचेरी जो है किस वर्ष में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ था, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1959 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पांडिचेरी था यह 1959 में जो है भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ था। तो ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, एकल नागरिकता। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत की नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, आपको बताना है।
तो भारत की नागरिकता को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? जन्म से, देशीकरण से और वंशानुक्रम से, यानी कि इन सभी तरीकों से हम भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो हमारा कौन सा अनुच्छेद है जो आपका मूल अधिकारों से संबंधित है? तो अनुच्छेद आपका 12 से 35, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 12 से 35। तथा भाग कौन सा है? तो भाग 3 के अंतर्गत जो है मूल अधिकारों को रखा गया है। तथा टोटल हमारे कितने मूल अधिकार हैं? तो टोटल हमारे 6 मूल अधिकार हैं। ये कौन कौन से हैं? पहला हो गया समानता का अधिकार, दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा आपका हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा आपका हो गया धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा आपका हो जाएगा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और आपका छठा हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो टोटल 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं जिनको आपको याद रखना है। भाग 3 में इनको रखा गया है। आर्टिकल है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के मध्य, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया था? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो संपत्ति का हमारा अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, उसको 31वें आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया था, परंतु 44वां जो संविधान संशोधन किया गया था 1978 का, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जो संपत्ति का अधिकार था, इसको जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जो आपके संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया तथा इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। कौन सा अधिकार? तो कानूनी अधिकार बना दिया गया। तथा अब जो आपका संपत्ति का अधिकार है यह आर्टिकल 300 क में देखने को मिलता है, जो कि एक कानूनी अधिकार है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है? तो मैंने आपको अभी बताया, यह अब एक विधिक यानी कि एक कानूनी अधिकार है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है? तो अब 300A यानी कि 300 क के अंतर्गत इसको रखा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो आपका वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें बच्चों के लिए शिक्षा का जो अधिकार है वह मूल अधिकार माना गया है? तो आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो आर्टिकल है आर्टिकल 21A यानी कि ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका अनुच्छेद 21A है इसी के तहत जो है बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार है वह मूल अधिकार माना गया है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्टिकल 21A। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? आपको बताना है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि रिट कितने प्रकार की होती हैं, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो टोटल 5 प्रकार के रिट होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है हैबियस कॉर्पस जिसको हिंदी में हम कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा होता है मैंडेमस जिसको हिंदी में हम कहते हैं परमादेश। तीसरा होता है आपका प्रोहिबिशन जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रतिषेध। चौथा आपका होता है सर्टियोरी जिसको हम कहते हैं उत्प्रेषण। और पांचवा आपका होता है क्यूओ वारंटो जिसको हिंदी में हम कहते हैं अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की हमारे रिट होती हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसमें से जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए रिट जारी की जाती है वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस। तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो मत देने का अधिकार यह एक राजनीतिक अधिकार यानी कि ऑप्शन जो आपका डी है बिल्कुल सही है, राजनीतिक अधिकार। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? आपको बताना है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को रखा गया। तो ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो हमारे DPSP हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये हमारे संविधान का जो भाग 4 है इसमें रखे गए हैं। आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल मिलेगा आपको आर्टिकल 36 से 51 के मध्य जो है DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को रखा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? आपको बताना है। तो समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो एकमात्र राज्य हो गोवा जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है। तथा यह कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 44 जो है आपका DPSP का यह आर्टिकल है, DPSP का ये आर्टिकल है, आर्टिकल 44 जो कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है।
अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई, आपको बताना है। तो मूल कर्तव्य हमने लिया है पूर्व सोवियत संघ से, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। पूर्व सोवियत संघ से हमने मूल कर्तव्यों को लिया है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया है। और जो हमारा 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, इसी के तहत हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को जगह दी गई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा इसके लिए समिति कौन सी बनाई गई थी, तो स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर इन मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में जगह दी गई थी। तथा इनसे जुड़ा जो भाग कौन सा है, भाग 4 क में ये है। तथा आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को रखा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित जो विवाद है किसे निर्देशित किया जाता है। तो मान लीजिए किसी कारणवश अगर मान लीजिए राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो उस विवाद को जो है सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है। तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति आपके हैं नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिनको निर्विरोध चुना गया था। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है 100% सही है, आप इसे याद रखिएगा। आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो संसद के किसी भी सदन में अगर इम्पीचमेंट चलाना है राष्ट्रपति के ऊपर, तो उसका जो प्रस्ताव है वो पर लाया जा सकता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही है। तथा इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो दोस्तों यह हमारा सेकेंड वीडियो था और भारतीय राज्य व्यवस्था के MCQs का। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।